नमस्कार, मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं मेरू रहबा। विधानसभा चुनाव 2022 में क्या गंगोत्री का मिथक कायम रहेगा या नहीं? हर बार ये कहा जाता है कि गंगोत्री से जो विधायक चुनकर आता है उत्तराखंड में उसकी सरकार बनती है, तो क्या इस बार ये मिथक कायम रहने वाला है या हिमाचल पैटर्न चलने वाला है? अपने अपनी तरफ से टिकट की दावेदारी की जा रही है, लेकिन कौन इस प्रयास में सफल होगा ये बड़ी बात होगी। आज हमारे साथ इसी बात को लेकर के बीजेपी से गंगोत्री से टिकट की दावेदारी कर रहे लोकेंद्र बिष्ट हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं और अपनी स्थिति के साथ साथ भाजपा की स्थिति को कहां मानते हैं। माना जाता है कि मिथक है क्या सरकार बनाती है, ये मिथक इस बार कायम रहेगा आपको लगता है? 1952 से अगर आप देखेंगे आम चुनाव जब से हुए हैं और उस समय से 1952 से लेके और 2017 तक तो मिथक बार बार कायम रहा है और मतलब ये 100% फुल प्रूफ है ये मिथक कि गंगोत्री विधानसभा से उत्तरकाशी जो जीता उन्हीं की सरकार प्रदेश में बनती है। इस बार वैसे ही होगा? इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिमाचल पैटर्न है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। नहीं, ऐसा पैटर्न उत्तराखंड में इस बार नहीं चलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम ये मान के चले कि कांग्रेस बिखरी हुई है इसलिए नहीं है, कांग्रेस एकजुट हो जाए तो फिर शायद कांग्रेस ले जा सकती है। कांग्रेस पास नेतृत्व नहीं है, किसके बलबूते पे वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनके पास तो सेनापति नहीं है। अगर वो हरीश रावत को नेतृत्व दे देते हैं तो जीतने चांस बनते लगता है कुछ? हरीश रावत तो खुद ही कई मामलों में घिरे पड़े हैं और कई मामलों में उलझे पड़े हैं और खुद जो पिछले चुनाव में दो जगह से हार गए हैं, उन पे सीबीआई की जांच तक है, कई मतलब ऐसे कई स्टिंग हैं उनके, तो उनका पाप उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक तरह से तो कांग्रेस दे रखा, सेनापति बनाए रखा, प्रीतम सिंह को बनाए रखा। नहीं तो सेनापति को उनका तो आपस में झगड़ा हो रहा कि सेनापति को लेके तो कांग्रेस तो उलझी हुई आपस में, उनका ना तो प्रदेश में नेतृत्व है और ना राष्ट्रीय स्तर पे उनके पास कोई मजबूत नेतृत्व है। जी, तो बीजेपी भी लग रहा है कि उलझन बुन में लगी हुई है गंगोत्री विधानसभा को लेकर। एक बार चर्चा आई थी कि कांग्रेस से लोग दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी में। नहीं, अब उस तरह की स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई उस तरह की स्थिति नहीं है, मतलब पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले लोग आए हैं कांग्रेस से, लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं और आज भी लोग आना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबका स्वागत है, लेकिन इस बिना पे कोई आया कि मुझको टिकट दे तो उसकी कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। अच्छा, कभी अलग अलग तरह से लोग दावेदारी कर रहे हैं उसमें से आप भी दावेदारी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दावेदारी हटके किस तरह से? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी आदमी दावेदारी कर सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये जो देश के आम लोग हैं उनकी पार्टी है और यहाँ तो किसी को भी मौका मिल सकता है और हम लोग भी एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और जहाँ तक कौन से लगता है कि आपको लगता है कि मैं दावेदारी मुझे इसलिए करनी है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी आदमी नेतृत्व करने के लिए आगे आता है, जो चाहता है कि उसको टिकट मिले, तो कुछ सामाजिक कार्य जिन्होंने किए हैं, जो चाहे जिले के लिए करें हैं, चाहे विधानसभा के लिए करें हैं, तो मुद्दों के साथ आ गया है, जो समाज के लिए आपने जो काम किए हैं उनके साथ आ गया है और अपने काम गिनाए, फिर पार्टियां भी उसमें आकलन करेगी, जनता भी आकलन करेगा, समाज भी करेगा और विधानसभा के लोग भी करेंगे। हम लोगों ने तो कई जो गंगोत्री विधानसभा के खासकर के जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, आपने देखा होगा कि नागौर सुखाखोली का जो आंदोलन है, जो मोटर मार्ग है, क्योंकि टिहरी बांध के चलते हमारा जो मार्ग था देहरादून जाने का बहुत लंबा हो गया था, 220 किलोमीटर, तो जो एक नज़दीक का जो मार्ग है नागौर सुखाखोली, अब 140 किलोमीटर में हम देहरादून पहुँचते हैं। उसके लिए हम पूरे 2 साल हम लोगों ने आंदोलन चलाया, सड़कों पर आंदोलन चलाया, हमने मसाल जुलूस निकाले। OBC को लेके हमने गंगोत्री विधानसभा का जो छूटा हुआ हिस्सा था जिसमें कि डुंडा ब्लॉक की 3 पट्टियाँ थी, भटवाड़ी की 4 पट्टियाँ थी और पूरा उत्तरकाशी था और इसमें 2 चिन्याली सड़कें थी, मतलब यमुनोत्री विधानसभा। इसके लिए मैंने 6 साल माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ा और तथ्य प्रस्तुत किए कि हम भी रावई परगना के लोग हैं और उसी आधार पे हमको OBC का दर्जा मिला। तो ये बड़ी उपलब्धि हम लोगों के संघर्ष की। तीसरा आप देख लीजिए कि इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम काला कानून कहते हैं, इसके लिए मैं 2 बार हाई कोर्ट गया हूँ और 2 बार ये लड़ाई लड़ी हूँ, पूरे देश और जन सामान्य के सामने इस मुद्दे को लाया हूँ कि इको सेंसिटिव जोन हमारी गंगोत्री विधानसभा में ये काला कानून साबित हो रहा है, तो इसको शिथिल किया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो ये लड़ाई हमने लड़ी है कोर्ट में, उनके 4 बार मैं जनहित के मुद्दों को लेके माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जा चुका हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं, जो समाज के लिए जो काम है, इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोगों को आना चाहिए। पहले समाज के लिए आप लड़ें, फिर समाज आपके लिए कुछ सोचेगा। आपने हरसिल को देखा, हरसिल जो हमारा इनर लाइन में आता है, हरसिल 1962 का जब चाइना के
के साथ हमारा वार हुआ तो तब से प्रतिबंधित था। और 1962 से लेके ये मांग हो रही थी कि साहब हर्सिल को इनर लाइन से मुक्त किया जाए, नेलोंग घाटी को सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए। लेकिन इतने वर्षों बाद इतने लोग जनप्रतिनिधि आए ना, चुने गए, लेकिन किसी ने उस लड़ाई को नहीं लड़ा। 2016 से हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। जब केंद्र में हमारी सरकार आई तब गृह राज्य मंत्री थे श्री किरण रिजिजू साहब, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि अगर सरकार से, राज्य से अगर प्रस्ताव आता तो उस पर विचार करेंगे। हमने जिले से लेके, प्रदेश से लेके इस प्रस्ताव को भारत सरकार तक पहुंचाया और 6 बार मैं खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से मिला, राज्य जो गृह मंत्री हैं श्री राजनाथ जी, उनसे मिला और सरकार ने निर्णय लिया और हर्सिल इनर लाइन से मुक्त हुआ है। तो ये उपलब्धियां हैं हमारी। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पे हम लोग आगे आते हैं। हम लोग टावर की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अस्पतालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुद्दों के आधार पे आपको अपना नेतृत्व, अपना जो आप चाहते हैं कि हम भी दावेदार हैं, तो दावेदारी मुद्दों के आधार पे दावेदारी प्रस्तुत करें। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल ठीक समझा था, लेकिन वोटर के मन में कुछ और चलता है, इलेक्शन टाइम पे कुछ और बात हो जाती है। ये भी चलता है कि उत्तरकाशी में दो पालों का हुआ है, तो आप पाल की तरफ बढ़ के इसको करेंगे, या जैसे आपको लगता है जैसे अगर कांग्रेस में दूसरे जो वो हैं तो अपने आप को किस ढंग से टक्कर में मानते हैं, किस चीज़ के लिए, उनको क्या लगता है आपकी क्या वीक पॉइंट है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे में कि दावेदारी कोई भी कर सकता है। उसके बाद आकलन करने का काम ये कार्यकर्ताओं का होता है, संगठन का होता है और पार्टी का होता है। पार्टी नेतृत्व जो निर्णय ले गई वो सर्वमान्य होता है। हम लोगों को पार्टी एक बार पक्ष में आपके आ जाता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो कांग्रेस के जो दावेदार है सामने हैं, आपको क्या लगता है क्या वीकनेस है उनकी कि आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे? उनको क्या टिकना है, आप भी लगा लीजिए। खुद ही 10 साल तक जिन्होंने नेतृत्व कर दिया और वो कह रहे हैं आज भी समस्याओं का मार हैं। वो बस अड्डा ढूंढ रहे हैं उत्तरकाशी में, नगर पालिका में 5 साल है तो वो बोल रहे हैं कि अब कूड़ा का घर नहीं है। तो आप ये देखिए कि 15 साल जो आदमी सत्ता में रहा और उसको तब उस समस्याओं का समाधान नहीं कर सका, तो आज आप क्या सोचते हैं कि हो सकता है क्या समाधान? तो कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास अगर कुछ है तो एक भ्रष्टाचार है, जिसको खूब धमा चौकड़ी करके भ्रष्टाचार पूरे देश में कहा जा रहा है कि कुछ लोग बीजेपी को, यहाँ कांग्रेस को अंतिम समय में आम आदमी पार्टी में चले जा सकते हैं। क्या ऐसी इस संभावना पे आपको क्या लगता है? नहीं, और पार्टियों का तो भविष्य उत्तराखंड में है ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो कहीं दूर दूर तक है नहीं, केवल आम आदमी पार्टी के लोग तो सगोपा छोड़ रहे हैं। उनका नेतृत्व नहीं है, उनका संगठन ही नहीं है, तो कुछ नहीं है। दिल्ली से लेके वो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी केजरीवाल जी कर रहे हैं, कभी सिसोदिया जी कर रहे हैं। तो दिल्ली से उत्तराखंड की बयानबाजी मुझे किसी के गले नहीं उतरेगी। यूकेडी का कॉन्सेप्ट ठीक था, उसमें क्या दिक्कत है? यूकेडी का तो बिखरी हुई है। यूकेडी के पास नेतृत्व की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। तो यूकेडी जब उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जो यूकेडी का था, तो वो राज्य बनने के बाद तो जब उनके 2-4 विधायक आए तो सत्ता के साथ चले गए, और जब सत्ता के साथ वो चले गए तो वो यूकेडी की बात करना उन्होंने बंद कर दी। तो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। यूकेडी का सही है, लेकिन उसका जो चुन के आते हैं वो उनकी राजनीति गलत करना। नहीं, अब यूकेडी का मकसद क्या हो सकता है? जब संगठन ही नहीं है, मकसद तो तब ठीक होगा ना जब आपका मजबूत संगठन हो। मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज 15 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे सदस्य हैं पूरे देश में। तो ये विश्व की तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन है। लगते हैं बीजेपी भी आरोप करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के घोटालों पर कोई सवाल नहीं उठाते। नहीं, आप ये देखिए उत्तराखंड में आप देखिए, और खासकर देश में परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आपने देखा उत्तराखंड में जो ऑल ओवर द रोड है, जो 4 धाम यात्रा जो परियोजना है वो कितने सुंदर बन गई। आज आप अगर इस सड़कों पे चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप दिल्ली और बॉम्बे के बीच में किसी सड़क पे चल रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में, इन 3-4 सालों में हमारे जो 4 धाम है वो रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। आप कर्ण प्रयाग वाले में देख लीजिए, बहुत तेजी से काम हो रहा है। गंगोत्री, यमुनोत्री का और बद्रीनाथ और केदारनाथ के जो 4 धाम जो रेल परियोजना हमारी है, उसका सर्वे का काम पूरा हो गया और मुझे लगता है 1 साल में इसका टेंडर होने वाला है। और ये तय हो गया, अलाइनमेंट तय हो गया, कहाँ पे ब्रिज बनना है, कहाँ पे टनल बनना है, ये सब तय हो गया। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि पहाड़ों के लिए जितना काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल, आपने सही बोला कि नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की बात करके सभी राज्यों में एक हवा चल रहा है, एक अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। लेकिन राज्य की बात जो सिसोदिया ने कही थी कि 5 चीज़ें से बता दें, अगली बार अगर फिर आम जनता आपसे पूछेगी, जैसे सुचेदेव पूछ रहे थे कि उत्तराखंड सरकार के अपनी 5 उपलब्धियां बता दीजिए। नहीं, तो ये उपलब्धियां बता दीजिए कि बीजेपी को। सिसोदिया जी हमारे सामने आए, हम उनको जवाब देंगे, वो हमसे ही कर लें बहस। हम बता देंगे कि 5 ने, हम तो 50 उपलब्धियां। नया क्या कुछ किया जो, कि नया क्या नहीं किया, ये हम तो सिसोदिया जी से पूछना चाहते हैं कि नया क्या नहीं किया। आप बताओ, हमने सड़क पे काम किया, हमने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, कोरोना में देखे काम करते हैं, सड़क पे काम करते हैं। उन्होंने एक अभिनय प्रयोग किया, शिक्षा का प्रयोग किया, रेल परियोजना पे काम कर रहे हैं। पानी पे
आप देख लीजिए कि हम 1 रुपये में नल कनेक्शन दे रहे हैं, तो जो हमारा जल जीवन मिशन है, चाहे वो राज्य का है चाहे केंद्र का है, तो हर घर को नल से जोड़ना, हर घर को पानी उपलब्ध कराना, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है आज के समय में। तो उपलब्धियों का तो हमारे पास अंबार है, सिर्फ हम उनसे क्या बहस करें। जो आदमी कहीं संगठन जिसका कुछ है ही नहीं प्रदेश में, उससे क्या बहस तो उससे करेंगे ना जो प्रदेश में कहीं पे कोई टिकता है। तो वो आम आदमी पार्टी यहाँ टिकती नहीं, दिल्ली का आदमी हमसे क्या बहस करेगा। चुनाव में गंगोत्री विधानसभा से क्या क्या मुद्दे रहेंगे कि ये इन मुद्दों पर लड़ा जा सकता है कि ये हम कहेंगे, ये करने वाले हैं, या अभी कुछ और किया जाना चाहिए? अभी क्या है, अभी तो एक संघर्ष का दौर चल रहा है। अभी हमारी सरकार है, अभी सरकार को बहुत काम करना है। जैसे उत्तरकाशी में बस अड्डे का निर्माण करना है, घोषणा हो रखी है, इसका टेंडर होना है, कूड़े का निस्तारण करना है। और जो सड़कें हैं, मैं बता दूं आपको कि गंगोत्री विधानसभा नहीं बल्कि हम पूरे जिले की बात करें तो हमारे 95% जो गांव है, दूर दराज के गांव है, जो पहाड़ी गांव है, जहां जाना दुष्कर था, 95% गांव हमारे सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। वो एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हैं, दूसरे हमारे जो स्टेट सेक्टर की योजना है जिनको मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करते हैं उनसे जुड़ गए हैं। अब हर विधानसभा में मुझे लगता है कि 3-4 गांव ऐसे हैं कि जो सड़क मार्ग से वंचित हैं। आने वाले समय में वो भी सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर सड़क गाँव तक पहुँच गई है तो आपको सभी सुविधाएँ मिल गई। आपको आने के लिए, आवागमन के लिए सड़क ही महत्वपूर्ण होती है, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो इसमें सब काम कर रही सरकार, काम कर रही है। तो इससे ज़्यादा हम तो कह रहे हैं कि उपलब्धियों का हमारे अंबार है, अभी 1 साल और है। ठीक है, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए बीजेपी आप पे भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, तो आप क्या कुछ नया कहेंगे गंगोत्री के लिए परिप्रेक्ष्य में? अभी क्या है, अभी क्योंकि हमारी सरकार चल रही है तो अभी हमारा काम ये है कि जो छूटे हुए मुद्दे हैं, जो छूटे हुए कार्य हैं, उनको करना है। मुख्यमंत्री जी से उन कामों का स्वीकृत कराना है। जो बिंदु छुड़ा ही नहीं गया उसको लगेगा आपको कि मैं उठा तो मैं इस चीज़ को प्राप्त। ऐसा सिर्फ एक मुद्दा है बस छूटा हुआ, खासकर उत्तरकाशी का। और मैं ये उत्तरकाशी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूँ, उत्तरकाशी और टिहरी दोनों जिलों को मिला के कह रहा हूँ, क्योंकि 1960 से पहले हम एक ही जिला हुआ करते थे। तो जो सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो छूटा हुआ मुद्दा है वो हमें एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। उत्तरकाशी, मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तरकाशी में बनाओ या टिहरी में, कहीं उत्तरकाशी और टिहरी के बीच में हमें अगर एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिसमें हमारे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई भी करें और जो कोई लोग बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी उन जगहों पे हो, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ में इलाज भी होता है। तो एक बड़ी सुविधा हमें मिल जाएगी। तो हम तो चाह रहे हैं कि कहीं बीच में हमें एक सेंटर में मिल जाए मेडिकल की। तो ये मुझे थोड़ा लगता है, क्योंकि जब भी कोई आदमी बीमार होता है और अस्पतालों में आते हैं और जब इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है तो देहरादून तक पहुँचने में बहुत समय लगता है। तो टिहरी और उत्तरकाशी के बीच में एक हमें बड़ा केंद्र मिल जाए, मेडिकल कॉलेज मिल जाए, ये मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा हम वंचित हैं मेडिकल से, थोड़ा सा कि मेडिकल कॉलेज हमारे बीच में वो एक होना चाहिए उत्तरकाशी जिले में और टिहरी जिले में। शुक्रिया, आप मेरे रिवार्ड से जुड़े थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इच्छाएं भगवान पूरी करें, हम उम्मीद करते हैं।